Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज से पहले जेकेएसएसबी में ये टॉपिक कभी नहीं आया है, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया है, मगर इस बार पहली बार ये टॉपिक आया है। अब इसमें पढ़ाने वाले लोग जितने भी हैं वो सब नए हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि पेपर में इसमें से क्या पूछेगा एग्जामिनर। मगर एक बात से मैंने ये आइडिया लगाया है कि ये जो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये टॉपिक नबार्ड के सिलेबस में आता है। ठीक है, ये नबार्ड बैंकिंग का एग्जाम होता है, उसके सिलेबस में यही टॉपिक हूबहू डिट्टो लिखा हुआ है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबार्ड के पेपर में क्या पूछता है एग्जामिनर, वही हमारे पेपर में भी पूछेगा। तो मैंने 8-10 सालों के नबार्ड के पेपर्स देखे हैं जिसमें से ये टॉपिक पूछा गया है। उसमें से पूछा गया क्या है, सुनो। एग्रीकल्चर का फादर कौन है, पिंक रेवोल्यूशन क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता, येलो रेवोल्यूशन क्या होता, एग्रीकल्चर कितने टाइप की होती है, ऐसे सवाल उसमें पूछे गए हैं। तो वहां से आइडिया लगा के मैंने ये टॉपिक बनाया है। आज हम ये टॉपिक करेंगे पूरा, कल हम इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे जो नबार्ड के पेपर में आए हैं। ठीक है, उससे आपको भी अच्छा आइडिया लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में इजी होगा कि क्या क्या इसमें पेपर में आना चाहिए। ठीक है, यहां तक। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हम देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखो, अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक का ये मकसद नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ाना। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का क्या रोल होता है। देखो, इकोनॉमिक्स में हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो पढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो पढ़ते हैं। ये चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। अब ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमें एग्रीकल्चर का रोल पढ़ना है। एग्रीकल्चर का रोल हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होगी। तो एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, कृषि करना। तो पहले ये मैं आपको कुछ स्टैट बताता हूं जो आपको जरूरी है याद करने। पूरी दुनिया में जो टोटल लैंड है कितनी है, वो 100%। ठीक है, इस 100% लैंड में से सिर्फ 7.5% लैंड ऐसी है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा, पूरी दुनिया में 100% लैंड है। ठीक है, इस 100% में से सिर्फ 7.5% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए लैंड है पूरी दुनिया की। तो पहला पॉइंट बताइए, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल लैंड इन द वर्ल्ड इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो कितनी है, 7.5%। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 54% एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया में 54% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो बातें पता चल गई। अब हम बात करते हैं कंट्रीज की। अफ्रीका की एक कंट्री है मलावी। वो मलावी कंट्री इतनी पीछे हो गई है कि 92% पॉपुलेशन उस कंट्री की है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और ये हाईएस्ट रेट है। बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री
एग्रीकल्चर से जुड़ी है तो वो मलावी कंट्री जुड़ी हुई है। दुनिया में सबसे कम कौन सी कंट्री है, लीस्ट कौन सी कंट्री है, तो यूनाइटेड किंगडम है। 6% पॉपुलेशन है उसकी एग्रीकल्चर से जुड़ी, बाकी लोग तो सर्विस सेक्टर में रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें अपनी इंडिया की तो 64% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। तो आपको पता ही है इंडिया की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में या जीडीपी में हम देखें तो सिर्फ 4% रोल प्ले करती है हमारी कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, क्या, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इन स्टैट को जरा याद रखना है आपको। क्या बताइए, टोटल एरिया कितना है एग्रीकल्चर के अंडर, तो 7.5%। पूरी दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं एग्रीकल्चर से जुड़े, 54%। सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में एग्रीकल्चर होता है, तो मलावी में, अफ्रीका में 92%। सबसे कम एग्रीकल्चर कौन सी कंट्री में होता है, तो यूनाइटेड किंगडम में होता है 6%। इंडिया की अगर बात करें तो कितनी पॉपुलेशन जुड़ी है, 64% पॉपुलेशन जुड़ी है एग्रीकल्चर से। अगर हम बात करें जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, तो सिर्फ 4% इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर की टाइप्स पे। देखो ये बहुत बार पेपर में ये आते हैं ये सवाल। एग्रीकल्चर लोग देखो अलग अलग किस्मों के, अलग अलग मकसद होता है। कुछ लोग होते हैं जो घर पे एग्रीकल्चर करते हैं ताकि घर में सिर्फ साल का अनाज होता रहे। कुछ लोग होते हैं जो बेचने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टेम्परेरी वहां रहने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं। तो यहां से पेपर में सवाल आता है, इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। सबसे पहला देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसा एग्रीकल्चरल स्किल है, ऐसा फार्मिंग एरिया है जिसमें क्या होता है, इनफ फूड मिलती है किसी भी फार्मर को, मगर सिर्फ जिंदा रहने के लिए, बेचने के लिए नहीं। बस यही पॉइंट याद रखना है। बताइए, द फार्मिंग इन विच ए फार्मर गेट्स इनफ फूड टू सर्वाइव बट नॉट टू सेल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, सबसिस्टेंस फार्मिंग। एक बार फिर से सुन लो, अगर कोई फार्मर खेती बाड़ी करता है सिर्फ खुद के लिए ताकि उनकी खुद का गुजर बसर चलता रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। बस यही पॉइंट याद रखना है, यही पेपर में इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे ज्यादा सवाल जो इसमें से आज तक पूछा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम है जुम कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, जुम कल्टीवेशन। अब इसके बारे में आपको बताता हूं ये होता क्या है। सुनो, पहले एक बंदा है, कोई पर्सन है, वो किसी लैंड के एरिया को यूज करता है कुछ देर के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। 1 साल किया, 2 साल किया। जब उस खेत की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर वो उस जगह को छोड़ देता है, अबंडन कर देता है, तो दूसरे खेत में चला जाता है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पता चला? नहीं चला तो एक बार फिर से सुन लो। देखो, कोई बंदा चला गया किसी जंगल में, जंगल है वहां लगा हुआ, जंगल को आग लगाई जाती है, पेड़ों को साफ किया जाता है, वहां पे खेत बनाए जाते हैं। कोई एग्रीकल्चरल वहां पे मैन्योर, खाद वगैरह नहीं डाली जाती। उसी खेत को 1 साल, 2 साल, 3 साल यूज किया जाता है, बाद में उसको अबेंडन किया जाता है। ऐसे कल्टीवेशन को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या बोलते हैं जुम कल्टीवेशन। द लैंड इज अबेंडन्ड वंस इट लूजेस फर्टिलिटी। एक बार फर्टिलिटी खत्म हो गई तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक होता है जिसमें किसान खुद अपने गुजर बसर के लिए करता है, कृषि करता है, एग्रीकल्चर करता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभी हमने पढ़ा, याद करो, आ रहा है याद, क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, अभी पढ़ा ऊपर, ये देखिए, इसको क्या बोलते, इसको बोलते सबसिस्टेंस फार्मिंग।
एक होता है जिसमें कोई किसान जंगल के एरिया को काटता है, उसको साफ करता है, थोड़ी देर के लिए यूज करता, फिर कहीं दूर चला जाता है, इसी को बोलते हैं शिफ्ट करता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जब तक खेत की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर कहीं और चला जाता है। इतनी बातें पता चली आपको। अब आगे देखिए, एक होता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में आपको याद एक बात रखनी है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में किया जाता है, जैसे इंडिया। अब इसमें क्या होता है, बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, लेबर लगाई जाती है, पेस्टिसाइड लगाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। तो बताओ, छोटी जगह में ढेर सारे लेबर, ढेर सारे पेस्टिसाइड, ढेर सारी फर्टिलाइजर्स यूज करके हम क्रॉप उगाते हैं, ऐसी कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। ये चीप लेबर जिन एरिया में मिलती है वहां पे प्रैक्टिस होता है। तो आपको पता ही है इंडिया में तो लेबर चीप है, तो यहां पे यूज होता है। 3 फार्मिंग पढ़ी हमने। उसके बाद है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग देखो, एक्सटेंसिव डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होता है। इसमें कम लेबर की यूज जरूरत होती है, एक्सपेंसेस इतने नहीं होते हैं, कैपिटल ज्यादा की जरूरत नहीं होती, और इसमें एनिमल्स भी ज्यादा यूज नहीं होते, थोड़ा बहुत मशीनरी से काम चल जाता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होता है, जैसे यूएसए वगैरह। उसके बाद एक होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है ये कमर्शियल फार्मिंग है, जिसमें कुछ लोग कुछ भी चीज क्रॉप्स को ग्रो करते हैं प्रॉफिट के लिए, बेचा जाता है। पहला याद है ना आपको, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें सिर्फ घर में जरूरतों को पूरा करने के लिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है एग्रीकल्चर, लोगों को बेचा जाता है सामान। ये जितने भी एग्रीकल्चर की टाइप्स पढ़ाई है, इनमें से पेपर में सवाल आया है। अब हम आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ एक रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज पहले कम हो, अचानक से ही चीज बढ़ना शुरू हो जाए, मिरेकलस परफॉर्मेंस हो जाए, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब कुछ एक रेवोल्यूशन के नाम याद रखने हैं और उनके फादर कौन हैं वो याद रखने हैं। देखो, इंडिया में फूड ग्रेन्स बिल्कुल खत्म हो गए थे और यूएसए की हेल्प ली थी एमएस स्वामीनाथन ने, और इंडिया में आ गया फूड का रेवोल्यूशन। इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है, फूड ग्रेन से। स्टार्ट कब हुई ग्रीन रेवोल्यूशन, 1966 से 1967। इसके फादर कौन है वर्ल्ड के, नॉर्मन बरलोंग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जेकेएसएसबी टीचर 2018 में यह पूछा हुआ था कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन, ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इतनी बातें फिर से सुन लो। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है फूड ग्रेन से रिलेटेड, ठीक है, अनाज। नॉर्मन बरलोंग को वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं, एमएस स्वामीनाथन को इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऑयल सीड, और ऑयल सीड का फादर है सैम पिट्रोडा। ठीक है, ऑयल सीड का फादर कौन है, सैम पिट्रोडा। उसके बाद देखिए, इंडिया में दूध की बहुत कमी होती थी, तो दूध की कमी को पूरा करने के लिए कर्नाटका में एक बंदा जिसका नाम डॉक्टर वर्गीस कोरिन, उन्होंने सब लोगों से दूध लिया और एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या रखा, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 26 नवंबर है, आप देख लीजिएगा चेक करके, अगर मैं गलत हूं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। 26 नवंबर में उन्होंने ये सब दूध इकट्ठा किया और कर्नाटका में बेचना शुरू कर दिया, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है मिल्क डे इन इंडिया। तो मिल्क डे कब मनाते हैं हम, 26 नवंबर को। मुझे जहां तक याद है 26 नवंबर ही है,
तो 26 नवंबर को मिल्क डे मनाते हैं। ठीक है, अगर गलत हुआ तो मैं खुद कमेंट सेक्शन में या अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाने बैठता हूं तो मेरा मकसद ये नहीं होता है कुछ चीजें रटी रटाई सुना दो बच्चों को। ये चीजें दिल से निकलती हैं और दिल में असर करती हैं। ठीक है, तभी आपको समझ भी आता है प्यारे बच्चों। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये रिलेटेड है किससे? मिल्क से। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद मिल्क प्रोडक्ट। ये पेपर में कभी नहीं आया कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ये आया है कि व्हाइट रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज, व्हाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशन फ्लड। और डॉक्टर वर्गीस कोरिन को बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, या इनको पायनीर, PIONER, पायनीर का मतलब होता है कोई भी बंदा जो पहले कोई काम करता है, पायनीर ऑफ ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं या इनको पायनीर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड से, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट से। और डॉक्टर वर्गीस कोरिन इसके फादर हैं और इन्होंने क्या बनाया? AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है फिश। क्या होता है? फिश। और मैरीन प्रोडक्ट, पानी से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो 1960 में स्टार्ट हुआ। इसके फादर हैं डॉक्टर अरुण कृष्णा। कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णा इसके फादर हैं। अब अरुण कृष्णा कौन है बताते हैं हम आपको। जम्मू में मच्छी मार्केट आती है एक, गुम्मट बाजार में, वहां एक दुकान है बहुत बड़ी मछली की। शाम को आवाज लगाते हैं 70 रुपए पाओ, 70 रुपए पाओ, 100 रुपए पाओ, वहां मिलती। वही फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। चलो, ये ऐसे जोक था प्यारे बच्चों। कल जाके उस दुकान वाले को पूछना नहीं शुरू कर देना कि आप फादर हो, हमें मास्टर ने बोला है। चलो, तो अरुण कृष्णा है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू दे नीला, नीला क्या होता है? पानी, समंदर का पानी नीला। तो वो अच्छा, मछली प्रोड्यूस करने में चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है। चाइना और भी बातों में बड़ा नंबर 1 है। परेशान कर दिया सबको। चलो, तो चाइना और भी बातों में नंबर 1 है और मछली में भी नंबर 1 है ये। चलो, कोरोना में भी नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन देखो, प्राण एक मछली होती है पिंक कलर की, उसको बोलते हैं अनियन, प्याज। और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन, इनके फादर हैं दुर्गेश पटेल। पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? प्राण से, अनियन से, फार्मास्यूटिकल से। और इनके फादर कौन हैं? दुर्गेश पटेल। ठीक है, अब दुर्गेश पटेल कौन है मैं आपको बता देता हूं। जम्मू में परेड में एक मार्केट आती है, सब्जी मंडी, वहां पीछे चले जाओ तो वहां आवाज लगती है 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। चलो, वो नहीं है, ये ऐसे जोक था। मत कल आप उनको पूछना शुरू कर दो। और चलो आगे देखते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन जो है ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से। बस इतना याद रखना है, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद फर्टिलाइजर्स। और हम आगे बात करते हैं ग्रे रेवोल्यूशन के बाद ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन कोकुआ। कोकुआ क्या होता है? कोकुआ से बनता कॉफी, कॉफी प्लांट। और लेदर, लेदर में इंडिया नंबर 1 है। इंडिया जो है लेदर प्रोडक्शन में नंबर 1 आता है। सिल्वर प्रोडक्शन का मतलब होता है एग या पोल्ट्री। पोल्ट्री और एग में इंदिरा गांधी को बोलते हैं फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया। वायलेट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वायलेट रेवोल्यूशन वुलन प्रोडक्ट से। बस सिर्फ इतना याद रखना, वायलेट रेवोल्यूशन वुलन प्रोडक्ट। ब्लैक रेवोल्यूशन क्रूड ऑयल और पेट्रोल से। रेड रेवोल्यूशन मीट से और टमाटोज, मीट एंड टमाटोज। फादर इसके हैं विशाल तिवारी। विशाल तिवारी, इनके बारे में बता देते हैं। परेड में सब्जी मंडी में जब आप जाएंगे तो टमाटरों की गोदाम लगा होता है। टमाटरों में छोटा सा कटोरा होता है उनके हाथ में, छिंजी, और बोलते लो भरो 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 और 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। वही है विशाल तिवारी। चलो, रेड रेवोल्यूशन के। ठीक है, चलो राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पोटैटोज से। राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड विद पोटैटोज। पोटैटो भी होता है राउंड राउंड, और पोटैटो होता है राउंड, और उसको बोलते हैं राउंड रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हनी से।
हाँ, ये वो हनी नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा हनी तो मेरे मोबाइल में सेव नंबर भी सेव है ऐसे हनी करके। अरे ये वो हनी की बात नहीं है, वो अलग है। वो आपके जो मोबाइल में एक फोन नंबर सेव है हनी करके, वो अलग है। ये हनी दूसरा है, खाने वाला, है ना। चलो, हंसना नहीं है। सब बच्चे बहुत हंस रहे हैं, मुझे पता है कि आप सब अपने मोबाइल में चेक करोगे हनी तो सेव है। अच्छा नहीं, ये पहला सेव था, अब तो मैंने रिप्लेस कर दिया, डिलीट कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ लफड़ा चल रहा। चलो, गोल्डन रेवोल्यूशन हनी से और हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर वगैरह मैंने आपको बताया था एक दिन क्या होता है, फ्लावर्स वगैरह इसको ग्रो अप वगैरह करना। इसके फादर हैं निरपख तूतज, गोल्डन रेवोल्यूशन, निरपख तूतज, ठीक है, GO गो NI नी, गो नी, गोल्डन रेवोल्यूशन निरपख तूतज। गोल्डन फाइबर, इसको कंफ्यूज मत करना, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होता है जूट, और गोल्डन रेवोल्यूशन होता है हनी और हॉर्टिकल्चर। हनी फिर से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। चलो, उसके बाद आता ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट। आहा, मुंह में पानी आ गया। चलो, ऑरेंज रेवोल्यूशन। चाइना इसमें भी नंबर 1 है, बहुत सारे कामों में चाइना नंबर 1 है, चाइना, मगर इंडिया सेकंड नंबर पे है ऑरेंज रेवोल्यूशन में। रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में याद कर दो। रेनबो रेवोल्यूशन का मतलब होता है, रेनबो रेवोल्यूशन भी फूड ग्रेन से रिलेटेड है। दिस इज आल्सो नोन एज सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी आते हैं और फूड ग्रेन भी आते हैं, तो ज्यादातर ये फ्रूट से रिलेटेड है, तो इसलिए रेनबो रेवोल्यूशन को बोलते हैं सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत जल्द हमारा सिलेबस होगा। GS का सिलेबस तो मैंने 80% कर दिया है। अब हमारी पेंडिंग रह गई ज्योग्राफी, टूरिस्ट प्लेसेस, फेमस पर्सनैलिटीज और करंट अफेयर। करंट अफेयर में पूरे 6 महीने के लाने वाला हूं, बहुत जल्दी बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पे लाइव पढ़ा जाएगा करंट अफेयर। मैथ्स के पेड कोर्स में 60 स्टूडेंट्स हो गए हैं। अगर कोई बच्चा उसमें रजिस्टर अभी तक नहीं हुआ है तो वो जल्दी हो जाओ, क्योंकि वो कोर्स लाइफ चेंजिंग कोर्स होने वाला है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.